हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका इस चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे रीजनिंग एबिलिटी के ऊपर 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो जेके बैंक पीओ और बीए के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारे जो क्वेश्चंस हैं 66 टू 70 तक। ओके, तो इसमें क्या डायरेक्शंस दी हैं? स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस। हमने इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ना है और हमने इन क्वेश्चंस का आंसर देना है जो इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ABCDEFGH, ये 8 पर्सनस हैं। दे आर सीटेड इन स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। ये क्या कर रहे हैं? ये 8 पर्सन जो हैं ये एक ही लाइन में सीटेड हैं, ठीक है, और नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। ओके, सी सीट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी। ओके, तो इसके लिए मैंने बना लिया है कि इसको किस तरीके से हमने रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए मैंने एक आगे सॉल्यूशन पार्ट में मैंने बना लिया है। तो इससे पहले जो है आप क्या कीजिए कि 66 और 67 क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ये पहले पढ़ लीजिए, इस पर क्या डायरेक्शन है, और ये क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए। तो उसके बाद 68, 69, 70 के जो क्वेश्चन होंगे वो भी आपको मैं स्क्रीन पे लाऊंगा और वो भी करने की कोशिश कीजिए। इससे पहले कि मैं सोल्यूशन बताऊं इसका, तो वो क्वेश्चन आप खुद से पहले क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके रीजनिंग एबिलिटी के कितने क्वेश्चन जो है ठीक हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको इसको सोल्यूशन बता देता हूँ कि किस तरीके से इसको करना है और किस तरीके से इसको मतलब रिप्रेजेंट करना है, वो आपको बता देता हूँ। तो ABCDEFGH, ये 8 पर्सन हैं जो कि सीटेड है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता कि कौन किसका क्या अरेंजमेंट, तो अब हम इसको कैसे अरेंज करना है वो हम देखते हैं। तो इसमें बताया गया है कि सी सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी। क्या बताया गया है कि सी, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, मैंने बनाया हुआ है कि सी सीट्स, पहला क्या था हमारा स्टेटमेंट? पहला था कि सी सीट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी। यहाँ पे हमने जी बना दिया, जी लिख दिया यहाँ पे। अब 3 को छोड़ के 3 जगहें हमने छोड़ दी हैं और फोर्थ पोजीशन पे हमने सी को प्लेस कर देना है। ये जो है फोर्थ पोजीशन, यहाँ पे हमने सी को प्लेस कर दिया। ओके, ये फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट था ये था। अब सेकंड में क्या कहा है इसने? उसके बाद इसने कहा है कि डी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जी। इसके बाद इसने क्या कहा है? डी जो है सेकंड है जी के। अब यहाँ पे जी है, जी के सेकंड में हमने एंड पे हमने डी को रिप्रेजेंट किया है। हमने यहाँ पे डी को सेकंड पोजीशन पे, जी से राइट की तरफ हमने ये राइट लिखा है, यहाँ पे लेफ्ट लिखा है, और जी से राइट की तरफ 2 पोजीशन छोड़ के डी है। ओके, तो ये वाला स्टेटमेंट हो गया। अब नेक्स्ट में बताया गया है कि ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन डी एंड ए। डी और ए के बीच में, डी और ए, डी और ए। अब हमें नहीं पता है कि ए कहाँ पे है, ए की पोजीशन हमें नहीं पता है। अब हमें जी का पोजीशन पता है कि जी यहाँ पे है और डी यहाँ पे है। अब ये बता रहा है कि डी और ए, क्या बता रहा है? ये बता रहा है डी और ए के बीच में 2 जो है पर्सन्स हैं। एक तो जी है ही है। अब दूसरा पर्सन कौन है वो हमें नहीं पता है, पर हम एज्यूम कर लेंगे, कुछ भी हो सकता है। तो हमने ई लिखा है यहाँ पे, पर ये बाद में आएगा। तो यहाँ पे एज्यूम्पशन है कि यहाँ पे कोई बंदा है। तो चलिए नेक्स्ट क्या बता रहा है? उसके बाद हमें बता रहा है कि बी एंड एफ और इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। अब बता रहा है कि बी और एफ जो है इमीडिएट नेबर्स हैं। तो इमीडिएट नेबर्स हैं, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सी और जी के बीच में हमें पता था कि 3 पोजीशंस खाली हैं। अब 3 पोजीशंस खाली हैं, तो बी और एफ ये बता रहा है कि इमीडिएट नेबर्स हैं, तो हम यहाँ पे बी और एफ को इमीडिएट नेबर्स के तौर पे यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? अगले अगले स्टेटमेंट में हमें क्या कहा गया है? बी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। पर यहाँ पे ये बताया गया है कि ए जो है बी का इमीडिएट नेबर नहीं है। तो उससे हमें ये पता लग गया कि बी और एफ का अरेंजमेंट क्या होगा। बी और एफ का अरेंजमेंट इस तरीके होगा, एफ बी नहीं, ये बी एफ ए है। तो इस तरीके से होगा, क्योंकि ए जो है बी का इमीडिएट नेबर नहीं है। तो इस वजह से हमने ये इस तरीके से
लिख दिया है। अब हमारे पास एक दो ये जो है ये सारे आ गए। अब यहाँ पे हमारे पोजीशन कौन कौन सी रह गई है, ये पोजीशन आ चुकी है हमारे पास। ए की, डी की हमने पता कर ली है, जी की हमने पोजीशन पता कर ली है, और बी और एफ की हमने पता कर ली है, और सी जो है पहले ही पता कर ली। अब यहाँ पे दो पोजीशंस बची हुई हैं, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन। ये आप कैसे पता करेंगे? अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएंगे, उससे आपको ये वाली पोजीशन पता लग जाएंगे। अब तब जब आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है तब मैंने तो पूरा यहाँ पे पहले ही लिख लिया है, क्योंकि यहाँ पे लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता, तो इसलिए मैंने पहले यहाँ पे लिख दिया था। तो इस मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको कि आपको किस तरीके से करना। अब दो पोजीशन बची हैं यहाँ पे, वो हमने पता करना कि वहाँ पे कौन कौन प्लेस्ड है। तो चलिए आखिरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या है? H इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ D। आखिरी में क्या लिखा है कि H जो है D का इमीडिएट नेबर नहीं है। अब हमें पता है कि पोजीशन जो है कौन कौन सी खाली है, एक तो ये वाली पोजीशन खाली है और एक ये वाली पोजीशन खाली थी। अब ये बता रहा है कि H इमीडिएट नेबर D का नहीं है, तो अगर D का इमीडिएट नेबर ये नहीं है तो बचा क्या? E बचा, तो यहाँ पे हम E प्लेस कर देंगे और H को हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो आपका पूरा अरेंजमेंट आ गया इस तरीके से। ओके, ये आपका पूरा अरेंजमेंट है लेफ़्ट टू राइट, और ये आपकी डायरेक्शंस दी हुई हैं ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, जो भी आपको बताया गया था। ठीक है, तो आपने इस तरीके से अरेंजमेंट बता देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जब ये अरेंजमेंट बता दिया, किस तरीके से आपको पता चल गया, ये सिटिंग अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन था। जब आपको ये अरेंजमेंट पता लग गया है तो अब आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस जो हैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लगेंगे, क्योंकि आपने जो है जो मैक्सिमम जो पार्ट था क्वेश्चन का वो आपने सॉल्व कर लिया है। जो आपको बनाना था वो आपने सॉल्व कर लिया। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बस सिर्फ पढ़ के उड़ाने हैं बस। क्वेश्चन नंबर 66 है, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द पर्सन हु सिट फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड द पर्सन हु सिट सिक्स्थ फ्रॉम द राइट। ओके, ये क्या बता रहा है कि कौन सा ऐसा पर्सन है जो कि एग्जैक्टली मिडल में होगा, किसके? उस पर्सन के जो कि लेफ्ट से फिफ्थ पोजीशन पे है और राइट से सिक्स्थ पोजीशन पे है। उन दोनों के बीच में जो भी पर्सन होगा वो क्या हो, कौन सा होगा? तो चलिए देखते हैं। अब हमने जो डायग्राम बनाई थी उसके ऊपर, तो ये क्या बता रहा है कि कौन सा बंदा मिडल ऑफ द पर्सन हु सिट फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट। फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट कौन सा है? फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट से पांचवी पोजीशन पे कौन सा है? 1 2 3 4 फिफ्थ, यानी कि ए जो है पांचवी पोजीशन पे, एक ये वाला आ गया। ठीक है, ए जो है पांचवी पोजीशन पे है लेफ्ट से। अब यहाँ इसने क्या बताया आगे कि फ्रॉम द लेफ्ट एंड द पर्सन हु सिट्स सिक्स्थ फ्रॉम द राइट, इन दोनों के बीच में जो होगा, तो लेफ्ट से ए था, राइट से अब हमने सिक्स पोजीशन पे देखना है कि कौन सा है। तो राइट से, यानी कि राइट से सिक्स पोजीशन पे कौन सा है? 1 2 3 4 5 6, सिक्स पोजीशन पे बी है। फिफ्थ पोजीशन पे ए था लेफ्ट से, और राइट से सिक्स पोजीशन पे कौन सा है? बी है। ओके, तो सिक्स पोजीशन पे बी है, यानी कि बी और ए के बीच में जो मिडल में होगा, कौन सा प्लेस है यहाँ पे मिडल में? यहाँ पे है एफ। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा एफ, यानी कि फोर्थ। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। अब इसने क्या बताया हुआ है कि इसने बताया हुआ है कि सी से राइट की तरफ तीन पोजीशन छोड़ के कौन सा पर्सन बैठा हुआ है। तो हमने ये पता करना है। तो सी कहाँ पे है? सी यहाँ पर है। तो सी से थर्ड पोजीशन पे, सी से थर्ड पोजीशन पे टू द राइट में कौन बैठा हुआ है? तो ये कौन बैठा हुआ है? सी से 1 2 एंड थर्ड पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है? ए बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया क्या? इसका आंसर आ गया ए, यानी कि थर्ड ऑप्शन। चलिए, तो इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो अब हम करेंगे 68 और 69 और 70 क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन जो हैं इसी अरेंजमेंट पे, जो ये अरेंजमेंट है इसी अरेंजमेंट के ऊपर ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये भी सॉल्व होंगे। तो आप एक काम कीजिए कि
ये इन तीनों क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कर लीजिए, मैं आपको इनका आंसर बता देता हूँ। तो आप इन तीनों क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और तीनों को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो अब मैं आपको इनका आंसर बता देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 68 में क्या बताया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स पर्सन्स सीटेड एट द टू एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन। सिंपल क्वेश्चन है, टू एक्सट्रीम एंड्स पे कौन सा था, एक तो एच है एक डी है, तो एच और डी, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन फोर्थ में डी और एच दिया है, तो ये फोर्थ आ गया इसका आंसर, ओके। देन 69th में क्या बताया हुआ है, 69th में बताया कि विच इज़ द पोजीशन ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू एफ, एफ के रिस्पेक्ट में एच की पोजीशन क्या है। तो देखिए एच कहाँ पे है, एच यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट में है, तो एफ के हिसाब से एच की पोजीशन क्या है। तो एफ के हिसाब से एच जो है 1 और 2 और सॉरी एफ के हिसाब से एच जो है 1 2 और 3 पोजीशन टू द लेफ्ट पे है, क्या 3 पोजीशन टू लेफ्ट, ओके। तो हम देखते हैं अपने ऑप्शंस में क्या है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आएगा इसका थर्ड टू लेफ्ट, ओके, थर्ड टू लेफ्ट पे है, ठीक है, एच। तो 69 क्वेश्चन का आंसर भी आ गया, इसका आंसर है 1। देन हम 70th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, हाउ मेनी पर्सन्स आर सीटेड बिटवीन ए एंड ई, ए और ई के बीच में कितने पर्सन जो है सीटेड हैं, ए और ई के बीच में एक ही बंदा है जो कि है जी, तो इसका आंसर क्या आएगा 1, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। तो हमने जो है 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन थे, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे। इसी प्रकार से आपने जो है सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने पहले आपने वो डायग्राम बना लेनी कि क्या क्या कहा गया है, उसके बाद जो है इन क्वेश्चंस को उस डायग्राम के थ्रू सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो चलिए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 एंड क्वेश्चन नंबर 72, डायरेक्शंस। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू आंसर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। पॉइंट ए इज़ 5 मीटर टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ पॉइंट बी, इसमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, उससे आपको इन्फ्रेंस बनानी है कि क्या है। तो वो इन्फ्रेंस मैंने बनाई हुई है, जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाई थी वैसे ही इस क्वेश्चन में भी बनानी है। तो वो इन्फ्रेंस जो है आपको मैंने बना के दी हुई है। तो इससे पहले आप क्या कीजिए, ये क्वेश्चन जो है 71, यहाँ पे 71 आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, 71 क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लीजिए, ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको पढ़ लीजिए और 71 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको आंसर इसका बता देता हूँ, और उसके बाद आप 72 क्वेश्चन आपको अब स्क्रीन पे दिख रहा है जो लेफ्ट में है स्क्रीन के, तो वहाँ पे जो है 72 क्वेश्चन जो है ये भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए पहले, और उसके बाद कंपेयर कीजिए कि मैं आपको क्या बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं 71 और 72 क्वेश्चन को। पॉइंट ए इज़ 5 मीटर टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट ए जो है क्या है 5 मीटर टुवर्ड्स है वेस्ट के ऑफ पॉइंट बी, ठीक है। तो इसमें हमने क्या कर लेना, इसमें हमने पहले डायरेक्शंस लिख ली, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये इन्फ्रेंस है कि ये डायरेक्शंस हमारे पास पता है। अब ये क्या बोल रहा है कि जो पॉइंट ए है वो वेस्ट में है पॉइंट बी के 5 मीटर वेस्ट में है, यानी कि पॉइंट ए जो है 5 मीटर्स है वेस्ट में बी के, ओके। तो यहाँ पे हमने ये वाली लाइन आप देख रहे होंगे, ये हमने बना ली। तो उसके बाद सेकंड में क्या कह रहा है, पॉइंट सी इज़ 2 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट सी जो है 2 मीटर नॉर्थ में है पॉइंट बी के, ठीक है। अब पॉइंट सी यहाँ पे नॉर्थ है तो ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो पॉइंट सी जो है ये 2 मीटर है फ्रॉम टू द नॉर्थ ऑफ बी, ओके। तो ये भी हमने इन्फ्रेंस बता दी, लिख लिया। अब आगे पॉइंट में बताया है कि पॉइंट डी इज़ 3 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ पॉइंट सी, पॉइंट डी जो है 3 मीटर है टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ पॉइंट सी, पॉइंट डी जो है 3 मीटर है टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ ईस्ट, यहाँ पे ईस्ट इस तरफ है तो ईस्ट इस तरफ आएगा इस तरीके से, ईस्ट ऑफ पॉइंट सी, ओके। ये भी हमने कर दिया।
अब आखिर में क्या लिखा है, आखिर में लिखा है पॉइंट ई इज 2 मीटर टूवर्ड्स द साउथ ऑफ पॉइंट डी। पॉइंट ई इज 2 मीटर टूवर्ड्स द साउथ ऑफ पॉइंट डी, ये भी हमने कर लिया। तो अब आपने ये इन्फरेंस जो है, ये इसकी जो इन्फरेंस है ये बना ली है डायरेक्शंस के हिसाब से। तो आप इस इन्फरेंस को यहाँ से देख के आपने 71 और 72 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इस तरीके से आपने ये कर लेना है। तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। 71 क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है, इफ़ अ पर्सन वॉक्स 2 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ, क्या इफ़ अ पर्सन वॉक्स 2 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट ए, टेक्स अ राइट टर्न एंड कंटिन्यूज टू वॉक, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स वुड ही रीच फर्स्ट। ये क्या बता रहा है कि अगर एक पर्सन है वो वॉक कर रहा है 2 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट ए, 2 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, ए यहाँ पे एक पर्सन है ए पे, ए के पॉइंट के ऊपर, यहाँ से 2 मीटर इसने वॉक किया तो यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे 2 मीटर और ये वाला 2 मीटर ये जो है ये सिमिलर होगा इस पोजीशन पे। अब ये बता रहा है कि जब ये यही पर्सन जो है अगर ये ईस्ट की तरफ कंटिन्यूसली मूव करेगा, ईस्ट की तरफ यानी कि ईस्ट की तरफ कंटिन्यूसली मूव करेगा, तो कौन सी पोजीशन पे, कौन से पॉइंट पे सबसे पहले पहुंचेगा, बी पे पहुंचेगा, ई पे पहुंचेगा, डी पे पहुंचेगा पहले, या सी पे पहुंचेगा। जब ये यहाँ पे पहुंच गया, अब जब ये इस तरफ मूव करेगा, जब ये यहाँ पे पहुंचा तो इस तरफ इस तरीके से मूव करेगा तो ये सबसे पहले किस पे पहुंचेगा, सी के ऊपर, सी के पास पहुंचेगा, सबसे पहले सी पॉइंट के पास पहुंचेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन यानी कि सी। तो चलिए 72nd क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इन स्ट्रेट लाइन। तो कौन से पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में आपको दिख रहे होंगे, ए, कौन से पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है, ए, बी और ई, तीनों स्ट्रेट लाइन में है, तो यही आंसर आएगा आपका, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये अगले दो क्वेश्चंस भी आपके सॉल्व हो चुके हैं। तो अब हम मूव करते हैं डायरेक्शंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 73 टू 74। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। अब ये इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ लेनी है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। जो आपको स्क्रीन पे 73rd और 74th क्वेश्चन दिख रहा है और इन्फॉर्मेशन दिख रही है, तो उसको पढ़ लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। इन अ सर्टेन कोड, एक कोड दिया गया है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपने पहचान लिया इसको, इन अ सर्टेन कोड, कोड में दिया है, क्या कोड दिया है, ही इज़ वेटिंग देयर, ही इज़ वेटिंग देयर इज़ रिटन एज लापारोटा, LAPAROTA, ही इज़ वेटिंग देयर। ये चार जो शब्द हैं ये इस तरीके से लिखे गए हैं। अब ये नहीं कि इनका अरेंजमेंट सेम है, इनका अरेंजमेंट अलग अलग भी हो सकता है, ला पा रोटा कुछ भी जो है एक सर्टेन कोड में लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद दियर इज़ द ट्रेन इज़ रिटन एज ZOROGIJILA, ठीक है, इस तरीके से लिखा गया है। फिर अगले में क्या बता रहा है कि वेटिंग एट द स्टेशन इज़ रिटन एज MATAFUJI, ठीक है। तो इस तरीके से इनको रिटर्न किया गया है। और एंड इज दिस अ स्टेशन इज रिटन एज FUBIROVI, ठीक है। तो इस तरीके से ये कोडिंग में दिया हुआ है कि ये जो है ये चार जो आपने फ्रेज टाइप पढ़े, ये जो है इस तरीके से कोडिंग में है। ही इज़ वेटिंग देयर का कोड है ला पा रोटा, और वैसे ही देयर इज़ द ट्रेन का कोड है ZUROGILA, वेटिंग एट द स्टेशन का कोड है MATAFUG, और इज़ दिस अ स्टेशन का कोड है FUBIROVI, ओके। तो ये कोड दिया गया, आपने अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब क्वेश्चंस क्या हैं, व्हाट इज़ द कोड फॉर ही। अब देख लीजिए, ही, आपको ही का कोड ढूंढना है। ही इज़ वेटिंग देयर, फर्स्ट में आपको बताया गया है, फर्स्ट जो था उसमें बताया था ही इज़ वेटिंग देयर, और यहाँ पे इनके कोड लिखे गए थे ला पा रोटा। पर सेकंड में बताया गया था देयर इज़ द ट्रेन। अब देयर इज़ द ट्रेन में कोई ही तो है नहीं, तो अब आपने यहाँ से कैंसिल आउट करना है कि जो यहाँ पे ऊपर वाले ऑप्शंस में है, जैसे कि ZUROGILA, जैसे ला है, ला है, अगर इसमें लॉ है, LA है, L है तो ये ऊपर वाले में LA जो है कैंसिल हो जाएगा, मतलब ही का कोड LA नहीं होगा।
फिर वेटिंग एट द स्टेशन, वेटिंग एट द स्टेशन में भी ही तो है नहीं, तो अब इसमें जो जो यहाँ पे आएंगे कोड्स वो यहाँ से कैंसिल करने हैं हमने। तो वेटिंग एट द स्टेशन में कौन से कोड हैं, MATAFUGI, और TA जो है यहाँ पे भी है, तो यहाँ है, तो यहाँ TA है, तो यहाँ पे भी टी, यहाँ जो कि यहाँ से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये ही का कोड नहीं हो सकता क्योंकि वेटिंग एट द स्टेशन में ही तो है नहीं। देन फिर यहाँ पे एक और था, यहाँ पे दियर, ये हमने कैंसिल कर दिया। देयर इज़ द ट्रेन, देयर इज़ द ट्रेन में क्या लिखा गया था, जू रा जी ला, ये ला को हमने कर दिया था, हाँ पहले कर दिया था, ये कर दिया। फिर लास्ट में लिखा गया था इज़ दिस अ स्टेशन, इज़ दिस अ स्टेशन, उसका क्या था, FUBI, तो यहाँ पे कौन सा कैंसिल हो रहा है, आर ओ कैंसिल हो रहा है, तो आर ओ भी कैंसिल हो गया, तो बच गया कौन सा, बच गया हमारे पास PA। तो इसका कोड क्या होगा, PA, यानी कि सेकंड ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से आपने ये कोडिंग निकालनी है। ठीक है, व्हाट डज LA स्टैंड फॉर, LA किस लिए स्टैंड करता है, तो यहाँ पे ही इज़ वेटिंग दियर, LA इसमें है कोड में, इसमें LA दिया हुआ है, ही इज़ वेटिंग दियर, इसमें LA दिया हुआ है, मतलब ही इज़ वेटिंग देयर, इसमें से कुछ भी हो सकता है LA का कोड। फिर सेकंड में देखते हैं, LA जो है इसमें, तो इसमें भी दिया हुआ है LA, देयर इज़ द ट्रेन। ठीक है, देयर इज़ द ट्रेन, इसमें भी LA है, इसमें भी LA है। अब थर्ड वाले में LA नहीं है, फोर्थ वाले में भी LA नहीं है। अब जो फर्स्ट और सेकंड था, वेटिंग देयर और देयर इज़ द ट्रेन, अब इसमें आपने क्या देखना है कि कौन सी चीज़ दोनों में कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, सॉरी, अब वेटिंग देयर इसमें भी कॉमन है एंड देयर इज़ द ट्रेन इसमें भी कॉमन है, कौन सी चीज़ कॉमन है, और दोनों में ला और LA और LA है, तो इसमें कॉमन है, इसमें भी देयर है, इसमें भी देयर है, तो इसकी वजह से देयर जो है LA का कोड हो जाएगा। सिंपल एज दैट, देयर इसका कोड है, यानी कि फिफ्थ ऑप्शन। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ये कोडिंग का क्वेश्चन था, सिंपलेस्ट क्वेश्चन था ये। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 75 to 79। ठीक है, तो इसमें डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं। इन दीज क्वेश्चंस रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स इज शाउन इन द स्टेटमेंट्स, द स्टेटमेंट्स आर फॉलोड बाय कंक्लूजन्स। क्वेश्चन नंबर 75 to 79 में क्या दिया गया है, इसमें हमने एक, इन क्वेश्चंस में एक रिलेशनशिप दिया गया है। ठीक है, एक रिलेशनशिप दिया गया है डिफरेंट एलिमेंट्स में, FGPQABCDUAIOU, इन सभी एलिमेंट्स में अलग अलग इसमें रिलेशन दिया गया है। अब आपने क्या करना है कि जो स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स के बाद एक रिलेशन, मतलब एक स्टेटमेंट में आपको एक रिलेशन दिया है, उसके बाद स्टेटमेंट के बाद एक कंक्लूजन है, तो उसमें आपने बताना है कि उसके दो कंक्लूजन्स दिए गए हैं, 1 और 2, दो कंक्लूजन, एक स्टेटमेंट दिया गया है और एक कंक्लूजन है। स्टेटमेंट में रिलेशन बताया गया है और कंक्लूजन में 2 कंक्लूजन दिए गए हैं। अब आपने बताना है अब आपने आंसर किस प्रकार देना है, अब आपने आंसर किस प्रकार देना है, इफ़ ओनली कंक्लूजन 1 इज़ ट्रू, अगर सिर्फ फर्स्ट कंक्लूजन ट्रू होगा, अगर सिर्फ मान लो ये वाला कंक्लूजन ट्रू होगा तो इसका आंसर 1 आएगा। इफ़ ओनली कंक्लूजन 2 इज़ ट्रू, अगर ये वाला कंक्लूजन ठीक होगा तो सिर्फ फिर तब का आंसर आएगा, तब सेकंड वाला आंसर आएगा, 2 आएगा। इफ़ आइदर कंक्लूजन 1 और इन दोनों में से कोई भी अगर ठीक हो, इन दोनों से कोई एक, तो तब आएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, वो हमें कंफर्म नहीं कि कौन सा है, वो किस बेसिस पे होगा, वो होगा कौन सी क्राइटेरिया है उसके बेसिस पे। देन इफ़ नाइदर कंक्लूजन A1 और 2 इज़ ट्रू, अगर दोनों कंक्लूजन्स जो हैं सही नहीं है, यानी कि अगर ये वाला कंक्लूजन, फॉर एग्जांपल ये वाला कंक्लूजन और ये वाला कंक्लूजन दोनों अगर गलत है, तो इसका मतलब क्या है, कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन सा आएगा, फोर्थ ऑप्शन आएगा। इफ़ नाइदर कंक्लूजन 1 और 2 इज़ ट्रू, इफ़ बोथ कंक्लूजन्स, दोनों कंक्लूजन सही हैं तो तब आएगा, दोनों कंक्लूजन सही हैं तो तब आएगा फिफ्थ ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आपने आंसर दे देने हैं। तो आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि आपने किस प्रकार से क्वेश्चंस करने हैं, किस प्रकार से आपने आंसर्स देने हैं। 1 2 3 4 5 आपके पास ये हैं, तो किस प्रकार से आपने आंसर देने हैं। तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपने पता लग गया है आपको कि ये जो है इसमें रिलेशनशिप है, तो मतलब ये इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस हैं। तो इनइक्वालिटी का अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से किया है तो आप ये क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 75 फिफ्थ क्वेश्चन से।
क्वेश्चन नंबर 75 में आपको एक स्टेटमेंट दिया है कि f इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू g एंड g इज इक्वल टू h, यहाँ पे कॉमा एक स्टेटमेंट ये दिया है। फिर अलग से बताया हुआ है कि g इज़ ग्रेटर देन j विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू k। ओके, ये स्टेटमेंट दिया है। अब आपके पास कंक्लूजन दिया है कि f इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू k, और सेकंड जो कंक्लूजन दिया है वो दिया है k इज़ स्मॉलर देन h। तो अब क्या अब इसको कैसे करेंगे? तो आपके पास क्या दिया हुआ है? आपके पास दिया है f इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू g। जब f ग्रेटर देन और इक्वल टू g है, अब हम अपने ये कंक्लूजन देखना है कि f इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू k, ये सही है या नहीं है। तो क्योंकि ये g जो है ऑलरेडी ग्रेटर है। ऑलरेडी ग्रेटर किसके है? g जो है j के ग्रेटर है ना, ऑलरेडी बड़ा है j से, तो f के नॉट बिकम ग्रेटर देन और इक्वल टू k, क्योंकि ये g जो है ग्रेटर है j से ऑलरेडी ग्रेटर है। तो ये j यहाँ पे तो आ ही नहीं सकता है, ये j हम यहाँ पे लिख ही नहीं सकते f इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू j या k, क्योंकि j सिमिलर है ना, j और k तो वही है, तो हम लिख नहीं सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि g ऑलरेडी ग्रेटर है j से, तो f के नॉट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू k। तो यानी कि फर्स्ट जो कंक्लूजन ही गलत है। अब सेकंड कंक्लूजन की तरफ आते हैं, यानी कि k इज़ स्मॉलर देन h। तो यहाँ पे हमें पता है कि g जो है h के बराबर है, तो यहाँ पर g की जगह हम h लिख सकते हैं। h इज़ ग्रेटर देन j विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू k, मतलब k जो है g या h जो दोनों बराबर हैं उसके स्मॉल होगा, तो k इज़ स्मॉलर देन h। तो ये सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारे पास आ गया ठीक? सिर्फ सेकंड कंक्लूजन है। तो इसका जब सेकंड कंक्लूजन आता है तब हमारे पास आंसर क्या आएगा? सेकंड। तो इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 75 का क्वेश्चन आंसर क्या आया? सेकंड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ मूव करते हैं। P इज स्मॉलर देन Q विच इज इक्वल टू और इज ग्रेटर देन और इक्वल टू S विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू T। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसी प्रकार से जिस प्रकार से आपने ऊपर रिलेशन बनाया था वैसे आपने ये रिलेशन भी बनाना है। अब आपके पास कंक्लूजन क्या दिया है? कंक्लूजन में पहला दिया है कि T इज स्मॉलर और इक्वल टू Q। T स्मॉल है या Q के इक्वल है, तो हम देख लेते हैं कि T स्मॉल है या स्मॉलर है या इक्वल है Q के, ये सही ऑप्शन है या नहीं। क्योंकि Q R के बराबर है, तो यहाँ पे Q R की जगह हम Q लिख सकते हैं। और ग्रेटर देन है और इक्वल टू S है, वही ग्रेटर देन और इक्वल टू T है। मतलब जब R ग्रेटर देन और इक्वल टू T है, तो इसका मतलब है कि T भी स्मॉलर देन और इक्वल टू होगा Q के। तो ये मतलब कि पहला ऑप्शन जो है सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास सही आ गया। अब सेकंड ऑप्शन जो है इसमें बताया गया है कि और इज ग्रेटर देन P। सेकंड जो कंक्लूजन है उसमें क्या बताया गया है? R इज ग्रेटर देन P, क्वेश्चन नंबर 76 में। तो वैसे ही आपको पता है जब Q जो है P से ग्रेटर है तो R क्यों के बराबर है, तो R भी ग्रेटर देन P होगा। तो दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास सही आ गया। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन दोनों सही हैं। तो जब दोनों कंक्लूजन सही हों, बोथ कंक्लूजन्स आर ट्रू, तो कौन सा ऑप्शन आता है? फिफ्थ ऑप्शन आता है। मतलब इसका आंसर जो है फिफ्थ रहेगा हमारे पास। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। A is smaller than or equal to B which is smaller than C। ओके, ये एक है, इसमें बाद कॉमा है, तो उसके बाद कोई रिलेशन नहीं है इसमें। उसके बाद A इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू D, ये अलग से है। एंड देन C इज़ स्मॉलर देन और इक्वल टू F। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 77 का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो अब हमारे पास कंक्लूजन क्या है? D इज़ स्मॉलर देन C। पहला जो हमारे पास कंक्लूजन है वो है D इज स्मॉलर देन C। D इज स्मॉलर देन C, ठीक है। तो
तो डी इज स्मॉलर देन सी, क्वेश्चन नंबर 77, डी इज स्मॉलर देन सी। तो इसमें क्या ऑप्शन, ये कंक्लूजन, ये जो है फर्स्ट कंक्लूजन ठीक है या नहीं है, ठीक है, तो ये हमने पता करना है। क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हमें क्या पता है, क्योंकि हमें ऊपर वाले यहाँ से ये पता लग रहा है कि, क्या पता लग रहा है, पता लग रहा है कि सी जो है, ये वाला सी जो है, जैसे हमें पता है कि सी जो है ग्रेटर देन बी है, और बी जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू है ए के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, और यहाँ पे बताया हुआ है कि ए जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू डी है। अगर ए ग्रेटर देन डी है तो मतलब सी भी ग्रेटर देन डी होगा। क्या, अगर ए ग्रेटर देन डी है तो सी, क्योंकि ए से बड़ा है तो सी भी ग्रेटर देन डी होगा। ओके, सी भी ग्रेटर देन डी होगा, तो सी भी ग्रेटर देन डी होगा, तो इसका मतलब सिंपल कि ये ऑप्शन क्या है, पहला जो कंक्लूजन जो है सही है। क्योंकि अगर ए जो है डी से बड़ा है, यहाँ पे हमने दिया ए डी से बड़ा है या इक्वल हो सकता है, तो अगर ए, फिर यहाँ पे दिया है कि सी जो है ए से ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब है कि सी जो है, इसका मतलब है डी जो है सी से स्मॉलर है, यानी कि सी जो है डी से बड़ा होगा। तो मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन जो है सही है, आप कंक्लूजन लगा सकते हैं इसका आराम से। तो ये जो है कंक्लूजन सही है। तो सेकंड वाला कंक्लूजन जो है एफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी, क्योंकि 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 सी जो है ए से बड़ा है और सी कैन आल्सो बी ग्रेटर देन डी, क्योंकि ए से बड़ा है तो डी से भी बड़ा होगा। उसके बाद क्या पता था हमें कि क्योंकि ए एस ही कैन आल्सो बी इक्वल टू एफ, क्योंकि सी जो है एफ के बराबर भी हो सकता है ना, क्योंकि सी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, स्मॉलर देन और इक्वल टू एफ, तो सी एफ के बराबर भी हो सकता है। बट डी कैन नॉट बी इक्वल टू एफ, पर ये जो डी है एफ के बराबर नहीं हो सकता है। इट इज़ आल्सो स्मॉलर देन, क्योंकि ए से है ना, ए से ए बड़ा है तो इससे, तो सी जो है ए से बड़ा है, तो ये कैसे बराबर होगा, ये तो बराबर नहीं होगा। तो उस वजह से हमारा ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, ओनली कंक्लूजन वन इज़ ट्रू, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो बता देना, थोड़ा सा इसमें लैग कर रहा हूँ शायद मैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ मूव करते हैं। u इज ग्रेटर, स्टेटमेंट में क्या दिया है, u इज ग्रेटर देन a विच इज इक्वल टू i स्मॉलर देन और इक्वल टू o विच इज स्मॉलर देन e। तो फर्स्ट जो कंक्लूजन है उसमें दिया गया है i इज स्मॉलर देन और इक्वल टू e, i इज स्मॉलर देन और इक्वल टू e हमें ये बताया गया है। तो हमने देखना है i और e का रिलेशन क्या है, i और e का क्या रिलेशन है। तो क्योंकि यहाँ पे क्या बताया हुआ है, क्योंकि i जो है o के इक्वल भी हो सकता है, और i जो है o के इक्वल भी हो सकता है और स्मॉलर भी हो सकता है, और o जो है e से स्मॉलर है। तो क्योंकि e से स्मॉलर है, तो ये e से स्मॉलर है तो इक्वल नहीं हो सकता है ना, सिर्फ स्मॉल हो सकता है। क्योंकि o जो है, o क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, o जो है ई से स्मॉलर है। यहाँ पे कोई अगर इक्वल टू का ऑप्शन यहाँ पे दिया होता तब ये जो फर्स्ट कंक्लूजन सही होता, पर यहाँ पे इक्वल टू का ऑप्शन दिया नहीं है, तो हम ई को आई के साथ कैसे कम इक्वल कर सकते हैं, ई को आई के साथ हम इक्वल नहीं कर सकते हैं, इसलिए फर्स्ट कंक्लूजन गलत है। उसके बाद जो सेकंड कंक्लूजन है ओ इज़ ग्रेटर देन यू। अब यहाँ पे क्या होता है कि ओ और यू का रिलेशन निकालना है, पर ओ और यू में रिलेशन नहीं निकल पाएगा, क्योंकि साइंस जो हैं इसमें, जैसे ये वाले ग्रेटर देन साइन है, ये स्मॉलर देन साइन है, तो क्योंकि ये साइन जो है यूनी डायरेक्शनल नहीं है, यू और ओ के बीच में जो साइंस हैं वो यूनी डायरेक्शनल नहीं है सीरीज़ में, तो इसके लिए हम इसके बीच में कोई भी रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि बोथ कंक्लूजन्स आर फॉल्स, यानी कि कोई भी कंक्लूजन सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा आया था, इफ नाइदर कंक्लूजन 1 और 2 इज ट्रू, यानी कि फोर्थ आएगा इसका, यानी कि क्या आएगा, फोर्थ आएगा। तो चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, 79th क्वेश्चन की तरफ। तो हमने 75 to 79 करने, तो अब हम लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं 79
की तरफ, ठीक है। L इज इक्वल टू एम विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एन। फिर सेकंड में दिया है M इज़ ग्रेटर देन P एंड थर्ड में दिया है L इज़ स्मॉलर देन K। तो कंक्लूजन में क्या दिया है, कंक्लूजन हमें पता करना है कि K जो है K ग्रेटर देन P होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो K और P के बीच में हमने रिलेशन निकालना है। तो आपको पता है कि L जो है, K जो है ग्रेटर देन L है, और L क्या है, L फिर L और M जो है, L और M बराबर हैं, तो यहाँ पे M की जगह हम L रख सकते हैं। L इज़ ग्रेटर देन P होगा, तो अगर L ग्रेटर देन P है, अगर L ग्रेटर देन P है तो क्या होगा, K ग्रेटर देन P भी हो सकता है, क्योंकि L से बड़ा K है ना। तो अगर L ग्रेटर देन P है तो K भी ग्रेटर देन P होगा, क्योंकि K तो ऑलरेडी है ना बड़ा, K तो ऑलरेडी L से बड़ा है। L भी अगर P से बड़ा है तो K भी P से बड़ा ही होगा। तो इसका मतलब कंक्लूजन फर्स्ट सही है। सेकंड कंक्लूजन क्या दिया है, सेकंड कंक्लूजन दिया है N इज स्मॉलर देन K, N इज स्मॉलर देन K। तो N इज स्मॉलर देन K में क्या हमने करना है, हमने K और N के बीच में रिलेशन निकालना है, K और N के बीच में। तो K और N के बीच में आप देख रहे हो कि L कॉमन है दोनों में, तो L और M जो है बराबर हैं। तो L और M जब बराबर हैं तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, M और M जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू N है। तो अगर L और N के बीच में ग्रेटर देन और इक्वल टू N है तो मतलब N जो है L के स्मॉलर ही है, और इसी वजह से जो L, ये जो L है यहाँ पे जो है K जो होगा बड़ा ही होगा N से। तो ये वाला इस तरीके से आप कर लेना, ठीक है। तो इसका दोनों ऑप्शन जो है ये करेक्ट हैं, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन जो है फिफ्थ आएगा। इसका क्या ऑप्शन आएगा, फिफ्थ। इफ बोथ कंक्लूजन्स 1 and 2 आर ट्रू, इसका फिफ्थ ऑप्शन आंसर है। तो इस तरीके से आपने इनइक्वालिटी के क्वेश्चन भी निकाल लेने हैं, आपने खुद से दिमाग लगाना है कि किस तरह से मैंने करना है। तो ये सब आप कर लेना, और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 and 81। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस विच फॉलो। फर्स्ट क्या दिया है, इन्फॉर्मेशन दी हुई 1 2 3 4, इसमें क्या बताया गया, उसके बाद हमने दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इफ़ A इंटू बी मीन्स A इज सन ऑफ B। अगर A मल्टीप्लाइड बाई B का मतलब है कि A जो है, मतलब मल्टीप्लाई का मतलब क्या है यहाँ पे कि बेटा है B का, मल्टीप्लाई को यहाँ मल्टीप्लाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सन को। फिर अगर इफ़ A प्लस बी मीन्स A इज़ डॉटर ऑफ B, अगर A प्लस बी का मतलब है A B की डॉटर है, तो मतलब प्लस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉटर। वैसे ही दिया गया है A डिवाइडेड बाई B मीन्स A इज़ वाइफ ऑफ B, ओके। डिवाइडेड इज रिप्रेजेंटिंग वाइफ ईयर। एंड इफ A माइनस बी मीन्स A इज़ फादर ऑफ B में, इट मीन्स दैट माइनस जो है यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फादर को, ठीक है। ये आपने साइंस आपने पढ़ लेना है क्या है, उसके बाद आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ये ब्लड रिलेशंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाते हैं। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क टू एस्टैब्लिश दैट Q इज़ मदर ऑफ N इन द एक्सप्रेशन, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ताकि हम ये एस्टैब्लिश कर सकें कि Q जो है मदर है N की। तो क्या हमारे पास दिया है, N प्लस O माइनस P क्वेश्चन मार्क Q। तो प्लस का क्या मतलब होता है, प्लस का मतलब होता है डॉटर, माइनस का मतलब होता है फादर, और क्वेश्चन मार्क हम यहाँ पे कोई साइन नहीं है। पर हमें ये इस प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क में ऐसा पोजीशन डालनी है, मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड और माइनस में कुछ भी डालना है ऐसा जिसकी वजह से जो है ये Q और N का जो रिलेशन है, Q जो है मदर बन जाए N की, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको सॉल्व कर दिया है, ये सॉल्यूशन में बताया हुआ है मैंने, आगे मैं आपको बता दूंगा वो। तो उससे पहले आप क्या करिए, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए खुद से ही। तो वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए पहले, और देखिए कि आपके ठीक हो रहे हैं या नहीं। मैं आपको इनका सोल्यूशन बता देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 80 में क्या दिया था कि N प्लस O माइनस P क्वेश्चन मार्क Q। तो जब ये दिया था तो इसका मतलब था कि N प्लस का मतलब क्या था, डॉटर, और माइनस का मतलब क्या था, फादर, ठीक है। इस प्रकार से था, ये मतलब डॉटर, ये मतलब फादर, ये मतलब सन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास हमको पता है कि क्योंकि जो
हाँ हमें पता है कि P जो है, P क्या है, ये वाला P जो है इट इज़ द सन ऑफ Q। क्योंकि साइंस के आधार पे हमें पता चल गया कि P जो है बेटा है किसका, बेटा है ये P Q का, ठीक है, ये है। तो क्या होगा, Q विल बी मदर ऑफ P। अगर P, अगर हम इस प्रकार से हम रखेंगे कि फॉर एग्जांपल ये वाला जो है, ये वाला साइन जो हमारे पास क्वेश्चन मार्क में दिया था, इसको हम भूल जाते हैं। चलिए इसको थोड़ा दूसरे तरीके से मैं बताता हूँ। ये तो हमें क्वेश्चन में किया है, मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ कि O जो है, फॉर एग्जांपल O जो है P का फादर है, ठीक है, O जो है P का फादर है, और N जो है बेटी है किसकी, O की, यानी कि डॉटर है, N जो है डॉटर है किसकी, O की। अब हमने रिलेशन किस किस के बीच में निकालना है, रिलेशन हमने निकालना है Q और N के बीच में, यानी कि इसके बीच में, Q और N के बीच में। आपको आपको पता है कि O जो है फादर है, P का फादर है, ठीक है, O इज़ फादर ऑफ P, एंड N जो है, N की बेटी जो है ये है, N जो है बेटी है O की, ठीक है। अब O इज़ फादर ऑफ P, ठीक है। अब यहाँ पे आप ऐसा क्या रखोगे कि जो ये है Q है, Q जो है इन दोनों के रिलेशन जो है, क्योंकि अगर हमें बताना है ना, हमें बताना है कि Q और N का रिलेशन, हमने मदर, Q मदर होनी चाहिए। तो अगर O और N जो है फादर और डॉटर का रिलेशन है, मतलब O और Q के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, ये इनका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होना चाहिए। O और Q का हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि O जो है P का फादर है, O मतलब P जो है बेटा है इसका, किसका, O का, फादर है ना O। तो इसका मतलब ये है, अगर ये बेटा है तो ये दोनों अगर हस्बैंड वाइफ है, P O और Q, तो इसका मतलब ये है कि O और Q अगर हस्बैंड वाइफ हैं तभी तो ये N मदर, Q जो है मदर होगा N का, मदर हो गया इनकी। उसी हिसाब से जो है, अगर ये दोनों जो हैं हस्बैंड वाइफ हैं और O जो है, O का बेटा जो है P है, तो Q का बेटा भी P होगा। मतलब ये जो है यहाँ पे हमारे पास मदर तब आएगी जब हम यहाँ पे सन रखेंगे। सन, सन किस साइन से रिप्रेजेंट हुआ था, सन जो है मल्टीप्लाई की साइन से रिप्रेजेंट हुआ था। तो हमने क्या, कौन सी साइन रिप्रेजेंट करनी है यहाँ पे, मल्टीप्लाई, A इंटू बी। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आंसर आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन यानी मल्टीप्लाई। ओके, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, मैंने आपको ये जो है एक्सप्लेन करके यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि हमने पहले सन को नहीं लेना है पहले, क्योंकि सन जो है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रखना है। पहले O को, O से हमने डॉटर लिख लिया कि O जो है, O की डॉटर N है, और O का बेटा जो है P है। तो मतलब Q अगर मदर होनी चाहिए N की, तो O और Q के बीच में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होना चाहिए। और अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होना चाहिए तो इसका मतलब ये है कि अगर P जो है Q का बेटा है, P जो है अगर O का बेटा है तो Q का भी बेटा होगा, मतलब सन होगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया। सन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीप्लाई से। तो दूसरा ऑप्शन आ गया आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर ट्रू बेस्ड अपॉन द रिलेशंस गिवन द इक्वेशन। तो आपने जो ये 5 रिलेशन दिए हैं और यहाँ पे जो इक्वेशन दी है उसके हिसाब से कौन से इनमें से 5 रिलेशन में से ये कौन सा रिलेशन जो है सही है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, S डिवाइडेड बाई T मल्टीप्लाइड बाई V माइनस W प्लस Y। तो आपको पता है कि डिवाइड किसको रिप्रेजेंट करता है, वाइफ को, मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट करता है सन को, माइनस रिप्रेजेंट करता है किसको, फादर को, और प्लस रिप्रेजेंट करता है किसको, डॉटर को। आपने ये रिलेशन बना देना है। उसके बाद आपने बताना है कि ये जो ऑप्शंस हैं दिए हुए, 5 ऑप्शंस जो दिए हुए हैं 4 5, इनमें से कौन सा सही बैठता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं कि इनका रिलेशन क्या है, ठीक है। तो इनका रिलेशन हमने बना लिया है यहाँ पर। तो हमारे पास क्या दिया हुआ था कि S दिया था कि S इज़ द S डिवाइडेड बाई T, S डिवाइडेड बाई T, डिवाइड का मतलब है वाइफ, वैसे मल्टीप्लाई का मतलब आ जाएगा सन, और वहाँ पे हम रख लेंगे माइनस का मतलब है फादर और प्लस का मतलब है डॉटर। तो वैसे हमने यहाँ पे लिख लिया है S इज़ वाइफ ऑफ T। S क्या है, S जो है T की वाइफ है, ठीक है, T की वाइफ है, और T जो है बेटा है किसका, V का। T क्या है, बेटा है V का, और V जो है फादर है W का, और W जो है डॉटर है Y की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का अब आपको आंसर देना है।
तो हम देख लेते हैं कि हमने जो जो ये स्टेटमेंट्स हैं, ये 5 स्टेटमेंट, इसमें हमने देखना कि कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला दिया है टी इज़ ब्रदर ऑफ वाई। टी इज़ ब्रदर ऑफ वाई, तो देख लेते हैं। टी इज़ ब्रदर ऑफ वाई, टी और वाई, टी इज़ ब्रदर ऑफ वाई। अब देख लेते हैं क्या है सिस्टम, क्योंकि टी और एस ये दोनों क्या हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है। और टी जो है किसका बेटा है, टी इज सन ऑफ वी, यानी कि वी जो है फादर है किसका, टी का। और हमने टी और वाई में हमने रिलेशन देखना है। अगर टी जो है बेटा है वी का और वी जो है फादर है डब्ल्यू का, वी क्या है, डब्ल्यू का फादर है, और डब्ल्यू जो है डॉटर है वाई की, तो टी और वाई में क्या रिलेशन होगा, टी और वाई में क्या रिलेशन होगा। इसमें आपने इसमें इसमें क्या बताया हुआ है, क्वेश्चन में बताया हुआ है कि टी इज़ ब्रदर ऑफ वाई, टी और वाई को ब्रदर बताया हुआ है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि टी का बेटा वी है और वी का फादर मतलब डब्ल्यू क्या होगा, डब्ल्यू इसका टी का सन जो है वी है, टी का अगर सन वी है, टी इज़ अ सॉरी टी इज़ अ सन ऑफ वी जो है वी फादर है और वी का फादर डब्ल्यू है, यानी डब्ल्यू और टी में ग्रैंड फादर और जो उसका रिलेशन हो गया, ग्रैंड फादर का रिलेशन हो गया, यानी कि डब्ल्यू ग्रैंड फादर है टी का, और डब्ल्यू और वाई जो है, डब्ल्यू जो है डॉटर है वाई की, तो इसका रिलेशन भाइयों का नहीं होता है, टी और वाई का भाइयों का रिलेशन नहीं होता है। ये तो सिंपल सी बात है, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। वैसे ही एस इज़ डॉटर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू, एस जो है क्या होगी, डॉटर इन लॉ होगी डब्ल्यू की, एस जो है डॉटर इन लॉ होगी डब्ल्यू की, तो इसका आंसर है, क्योंकि एस जो है टी की वाइफ है, तो टी जो है किसका बेटा है, टी इज़ अ सन ऑफ वी, तो मतलब डॉटर इन लॉ, एस किसकी डॉटर इन लॉ है, अगर टी वी का सन है और टी एस की वाइफ है, क्या बता रहा है, टी और एस हस्बैंड वाइफ है, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, डब्ल्यू और एच, ठीक है, हस्बैंड वाइफ है। अब टी जो है किसका बेटा है, वी का बेटा, मतलब ये फादर हो गया, तो ये फादर इन लॉ है, तो ये फादर इन लॉ है, तो एस और जो इसने बताया हुआ है, एस और किसका बताया, एस और डब्ल्यू का, कि एस जो है डॉटर इन लॉ है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से अब थर्ड ऑप्शन में क्या बताया है, एस इज़ डॉटर इन लॉ ऑफ वाई, एस इज़ डॉटर इन लॉ ऑफ वाई, एस क्या बताया हुआ है कि एस जो है वाई की डॉटर इन लॉ है। तो कैसे, अगर एस जो है टी की वाइफ है, हस्बैंड वाइफ है, अब टी जो है सन है इसका वी का, और वी की वी जो है डब्ल्यू का फादर है, मतलब ये जो है डब्ल्यू इसका सन है, और वही जो है नहीं ये तो बेटी है, तो इसकी ये भी डॉटर होगी, तो यहाँ से वाई जो है वाई की डॉटर डब्ल्यू है, तो उसका मतलब है कि वी और वाई का रिलेशन क्या है, वी और वाई का रिलेशन भी हस्बैंड वाइफ का ही है। तो अगर वी और वाई का रिलेशन हस्बैंड वाइफ का है, हमने पहले क्या निकाला था, एस और वी, एस और वी क्या है, एस जो है वाइफ है और वी जो है फादर इन लॉ है। अगर ये फादर इन लॉ है तो ये क्या होगी, ये होगी मदर इन लॉ, मतलब ये इसकी डॉटर इन लॉ भी होगी, मतलब थर्ड ऑप्शन सही है, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन सही है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, एक ही ऑप्शन सही हो सकता है, तो थर्ड ऑप्शन सही है, तो यही आंसर होगा, तो लास्ट ऑप्शन भी गलत होगा। तो दोस्तों ये थे 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन रीजनिंग एबिलिटी। अब हम अगली वीडियो में 20 क्वेश्चंस लाएंगे रीजनिंग के ऊपर, जो कि जल्द ही आएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।